दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शंकर सिंह और आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं जिसे पोलियो इंसेफ्लोमलेसिया कहते हैं। कैटल एंड बफलोज में या गोट्स में पोलियो इंसेफ्लोमलेसिया के क्या लक्षण हैं और किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है, इसकी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। पोलियो इंसेफ्लोमलेसिया का लिटरल मीनिंग होता है सॉफ्टनिंग ऑफ ग्रे मैटर, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है जिसमें ग्रे मैटर रहता है उसका नेक्रोसिस होने लगता है। और इसका जो मुख्य कारक है वो अभी तक जो प्रूवन है वो थायमिन डिफिशियंसी है, यानी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से ये होता है। रूमिनेंट्स B1 के रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपना थायमिन का प्रोडक्शन रूमेन में कर लेते हैं और वहां से थायमिन का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन किसी भी तरह से अगर थायमिन का प्रोडक्शन कम हो जाए या थायमिन का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए रूमेन में, उस कंडीशन में जनरली रूमिनेंट्स में, शीप एंड गोट में और कैटल एंड बफलोज में या काफ्स में थायमिन डेफिशिएंसी पोलियो इंसेफ्लोमलेसिया देखने को मिलता है। दूसरा एक और कारण आजकल कंसेप्ट में आया है कि सल्फर टॉक्सिसिटी सेम टाइप का सिम्टम करता है, बट उसका कोई प्रूवन रिपोर्ट नहीं है। तो हम लोग यहाँ सिर्फ थायमिन पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, थायमिन डेफिशिएंसी पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो थायमिन का जो डिस्ट्रक्शन है रूमेन में, उसका लेना देना जो है थायमिनीज एंजाइम से है। यानी कि कोई भी प्लांट हो या कोई बैक्टीरिया हो जो थायमिनीज का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा हो, उस कंडीशन में थायमिन डेफिशिएंसी रूमिनेंट्स में हो सकती है। या कोई प्लांट खाए, जैसे कि ब्रासिका फैमिली के जो प्लांट होते हैं, टर्निप हो गया या आप कैबेज कर लीजिए, या जो भी ब्रासिका फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये थायमिनेज कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं। तो थायमिनेज ज़्यादा अमाउंट में अगर खाएगा एनिमल तो उस समय थायमिन का जो प्रोडक्शन होगा वो होगा, बट वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए सफिशिएंट अमाउंट में जो थायमिन रिक्वायर्ड है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसी तरह से रूमिनल एसिडोसिस जब होता है तो दोनों ही चीज़ें होती हैं। एक तो एसिडिक एक्यूट ग्रेन इंगॉजमेंट या रूमिनल एसिडोसिस जिसे कहते हैं, उस कंडीशन में आप देखेंगे तो थायमिनेज का बैक्टीरियल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। साथ ही साथ जब लो पीएच होता है उसमें थायमिन का एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। तो दोनों ही फैक्टर मिल करके फिर एनिमल को थायमिन डेफिशिएंसी में ले जाते हैं। तो जो भी फैक्टर हो, हम लोगों को टारगेट करना है कि इसके लक्षण क्या आते हैं। तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं कि आपको हिस्ट्री से आइडिया आ जाएगा कि थायमिन डेफिशिएंसी के अगर लक्षण आपको मिल रहे हैं तो आपको हिस्ट्री से आइडिया आ जाएगा कि इसमें एसिडोसिस का प्रॉब्लम है या थायमिनेज कंटेनिंग प्लांट इसने खाया है। फिर आप अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर क्लिनिकल सिम्टम की बात की जाए तो पोलियो इंसेफ्लोमलेसिया का जो टिपिकल फीचर होता है उसे हम लोग स्टार गेजिंग कंडीशन कहते हैं। यानी कि जो एनिमल होता है वो आसमान की तरफ अपने गर्दन को ऐसे घुमा लेता है और फिर जैसे तारे गिन रहा हो, इस तरह के लक्षण आते हैं और वो आसमान में देखते रहता है। दूसरा जो अर्ली साइन इसमें आता है वो एक्यूट ब्लाइंडनेस का होता है। यानी कि एकाएक एनिमल जो है वो अंधा हो जाता है और थोड़ा सा एक्साइटेड फील करता है। आप देखेंगे तो उसके सर के मसल में ट्विचिंग भी हो सकती है या उसके शोल्डर मसल में ट्विचिंग होती है। तो अगर सडन ब्लाइंडनेस हुई है और स्टार गेजिंग कंडीशन आया है तो आपको पोलियो इंसेफ्लोमलेसिया के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब हम रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर हाई मिलता है। एक्चुअली ये मसल ट्विचिंग के चलते जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, किसी इन्फेक्शन के चलते नहीं बढ़ता है। अब ब्लाइंडनेस है, साथ में स्टार गेजिंग कंडीशन है। कभी कभी आपको कन्वल्सिव एपिसोड्स भी मिलते हैं और वो कन्वल्सिव एपिसोड जिसे सीजर कहते हैं या मिर्गी के दौरे जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। कोई कोई जानवर दीवार में अपने सर को मारता है, साथ में टेम्परेचर हाई है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं सर्रा तो नहीं है, या वो एक्साइटेड है और साथ में कन्वल्सन हो रहा है, थ्रोदी स्लाइवेशन हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि रेबीज तो नहीं है। तो उसको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो पोलियो इंसेफ्लोमलेसिया में जब भी आप देखेंगे तो दो तीन चीज़ें बड़ी पेकुलियर हैं। एक तो एक्साइटमेंट रहेगा, स्टार गेजिंग कंडीशन रहेगा।
जो ब्लाइंडनेस होगी उसमें आप मीनेक रिफ्लेक्स देखेंगे, यानी कि जब हम धीरे धीरे किसी अपने हाथ को एनिमल के आंखों के सामने धीरे धीरे जब ले जाते हैं जिससे कि हवा ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले जाते हैं तो ब्लिंक नहीं करता है, लेकिन जब आई को टच करते हैं तो आई ब्लिंक करती है। तो ये कहता है कि वो ब्लाइंड है, बट ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स उसमें है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप रेबीज से अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं उसको। उसमें आपको क्या करना है, प्यूपिल के ऊपर टॉर्च से या आप मोबाइल से भी लाइट डालेंगे तो प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना होता है। तो जब भी पोलियो एन्सेफेलोमलेसिया होगा यानी PEM होगा, स्टारगेजिंग कंडीशन के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, कन्वल्सन के साथ, सलाइवेशन के साथ, तो पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स हमेशा रहता है। लेकिन अगर रेबीज होगा तो फुल्ली डायलेटेड प्यूपिल होता है और उसमें पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स आपको नहीं मिलेगा, और रेबीज में साथ में सीजर भी नहीं आते। तो ये सारे पॉइंट से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो केस है वो पोलियो एन्सेफेलोमलेसिया का है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो अनकोऑर्डिनेटेड गेट होता है, कभी कभी आगे के पैरों को क्रॉस कर लेते हैं एनिमल, क्रॉस करके चलता है, और पीछे का जो स्टांस होता है काफी वाइड रखता है, अपने पैर को है जो दूर हटा के रखता है, या शराबी की तरह चलता है, ड्रंकन गेट हो जाता है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि इसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ग्रे मैटर का प्रॉब्लम है, और उसको हम लोग थायमिन डेफिशिएंसी के लिए सस्पेक्ट करते हैं। आई के अंदर आप एक और पेकुलियर चीज़ नोटिस कर सकते हैं, इसमें टिपिकल निस्टैग्मस होता है जब भी PEM रहता है। ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो निस्टैग्मस, साथ में आप ओपिस्थोटोनस और टीथ की ग्राइंडिंग, अपने दांत को कर कर की आवाज़ निकालता है, गर्दन को ऊपर करके रखता है, जिसे ओपिस्थोटोनस कंडीशन कहते हैं, के साथ में अगर आपको कंडीशन मिलता है तो आपको पोलियो एन्सेफेलोमलेसिया के लिए सस्पेक्ट करना है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये जो काफ है अपने गर्दन को ऊपर किए हुए है और टीथ को ग्राइंड कर रहा है, आप आवाज़ को भी सुन पा रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि इसे पोलियो एन्सेफेलोमलेसिया है। अगर आपने सस्पेक्ट कर लिया और इस तरह के सिम्टम आ गए तो ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो ट्रीटमेंट देना होता है, जितना अर्ली आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी रिकवरी होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है, थायमिन डेफिशिएंसी है तो हमें थायमिन देना है, और थायमिन का जो डोज रेट है वो इम्पोर्टेंट है। 10 mg पर kg बॉडी वेट से देते हैं, और कम से कम 5 शॉट लगाना होता है हर 3 घंटे पे। 5 शॉट 3 घंटे पे अगर आप लगाते हैं तो आपको कंप्लीट उसका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जो 10 mg पर kg बॉडी वेट है, ये फर्स्ट शॉट में रिकमेंडेड है कि इंट्रावेनस आप किसी सलाइन में डाल के दें, क्योंकि ये थियामिन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन करता है इंट्रावेनस देने से, तो आपको उस समय केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप इंट्रावेनस दे रहे हो। अदरवाइज आप इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। तो थियामिन आप 10 mg पर kg बॉडी वेट से रुमिनेंट्स में देंगे, 5 शॉट लगाएंगे, हर 3 से 4 घंटे पे आपको लगाना होगा। इसके साथ साथ आप चाहें तो ओरल थियामिन पे भी रख सकते हैं, लेकिन आप अगर ओरल फैक्टर है जहां पे थियामिन डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको कंट्रोल करके ही ओरल थियामिन दे सकते हैं। शीप एंड गोट के लिए आप 1 ग्राम थियामिन डेली 10 डेज तक दे सकते हैं, और 10 ग्राम थियामिन का जो ओरल प्रिपरेशन आता है उसको आप 10 डेज तक काफ एंड कैटल के लिए दे सकते हैं। तो इससे थियामिन का जो प्रॉब्लम है वो मैनेज हो जाएगा। अगर आपने केस को सही से डायग्नोज किया है और जैसे ही आप थियामिन देंगे फर्स्ट शॉट के बाद 1 से 3 घंटे के अंदर जनरली रिकवरी रिस्पांस दिखने लगता है। आज जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो काफ था अभी तक इस तरह से गर्दन को ऊपर किए हुए था, विदिन 2 to 3 आवर्स आपको इसके रिस्पांस दिखने लगते हैं। डिले रिस्पांस भी कभी कभी मिलता है, 12 घंटे के अंदर मिलता है। तो सबसे पहला रिस्पांस अगर आपको देखना है, या तो गर्दन सीधी हो जाएगी, नॉर्मल वॉक होने लग जाएगा, या अर्ली जो रिस्पांस आता है ट्रीटमेंट का उसमें जो है ब्लाइंडनेस कम होने लगता है। यानी कि ब्लाइंडनेस को मीनेक रिफ्लेक्स आप देखेंगे तो ब्लाइंडनेस धीरे धीरे शुरुआत दौर में जाएगा और बाकी के सिम्टम धीरे धीरे इम्प्रूव होते हैं। तो अगर 12 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी कि आपका केस जो है वो क्रिटिकल है और शायद मैनेज नहीं होगा, तो आपको इस तरह से अप्रोच लेने की ज़रूरत है कि और आप क्या कर सकते। एक्चुअली थियामिन के नर्वस सिम्टम क्यों आते हैं इसको अगर आपको जानना होगा तो थियामिन जो है क्रेब्स साइकिल के लिए ATP प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है।
एक स्टेप होता है जहाँ पे टीपीपी, थायमिन पायरोफॉस्फेट, एक स्टेप आता है। उस स्टेप को रेगुलेट करने के लिए थायमिन का रिक्वायरमेंट होता है, जिससे कि एटीपी जनरेट हो। और एटीपी जब नहीं मिलेगा तो ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगा तो एनॉक्सिया होगा, फिर नेक्रोसिस होगा, फिर कंसिक्वेंसेस आते हैं, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होते हैं, तो फिर ये सिम्टम्स आते हैं। तो आपने क्या किया, एक तो थियामिन दे दिया, साथ में जब ब्रेन डैमेज होगा तो ब्रेन एडिमा भी होता है। तो आपको ब्रेन एडिमा को टारगेट करना होता है। और ब्रेन एडिमा को राइड ऑफ करने के लिए या तो आप 20% मैनिटोल 1 ml पर केजी बॉडी वेट पर मिनट के हिसाब से आपको देना होगा। कम से कम 30 to 60 मिनट लगना चाहिए वो पूरा जो कैलकुलेटेड आपका सॉल्यूशन है। यानी कि अगर एक 400 किलो की कैटल है तो 400 ml इंट्रावेनसली आप 60 मिनट में, स्लो इन्फ्यूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने 5 मिनट में या 7 मिनट में ही मैनिटोल इन्फ्यूज कर लिया तो ब्रेन एडिमा को राइड ऑफ करने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको स्लो इन्फ्यूज करना होगा अगर आप चाहते हैं कि ब्रेन एडिमा को कम करें। अगर आपके पास मैनिटोल अवेलेबल नहीं है तो आप डेक्सामेथासोन 1 mg पर केजी बॉडी वेट से इंट्रावेनसली दे करके सिंगल शॉट से ब्रेन एडिमा को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं। तो एक तो आपने ब्रेन एडिमा मैनेज कर लिया और दूसरा थायमिन का सोर्स दे दिया। और अगर किसी प्लांट पे है, जैसे गोभी का पत्ता बकरा बहुत दिनों से खा रहा है, तो आपको इमीडिएटली उसको स्टॉप कराना होगा, या रेमिनल एसिडोसिस है तो उसको आपको कंट्रोल कराना होगा। तो इस तरह से होलिस्टिक अप्रोच करके आप थायमिन डेफिशिएंसी या जिसे स्टारगेजिंग कंडीशन कहते हैं उसका इलाज कर सकते हैं।